बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर हो सके और भी ज्यादा आसान हो सके। तो आइए अपने आज के विषयों से आपको अवगत करवा देते हैं। अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम बातचीत करने वाले हैं पपीते की खेती एवं रोपण के बारे में, और साथ ही बात होगी रबी फसलों में कीट एवं रोग नियंत्रण की। और इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 1800-113061। और इसके साथ ही अगर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। हमारा एक और विकल्प है ईमेल आईडी। आप हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं जो कि है hellokisan2015@gmail.com। तो इन तीनों में से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं और अपने प्रश्न जो है वो हमें भेज सकते हैं। आइए का हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। पपीते की खेती एवं रोपण पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर जयप्रकाश। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद आपको। और रबी फसलों से संबंधित अगर आप कीटों और रोगों के नियंत्रण के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विक्रम सिंह जी। डॉक्टर विक्रम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इन दोनों विषयों से संबंधित, कोई भी शंका है, किसी भी समस्या का अगर इस वक्त आप सामना कर रहे हैं अपनी फसलों के संबंध में, तो तुरंत आप हमें फोन करें या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने मैसेज भेजें या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं। तो आइए यहाँ पर चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं डॉक्टर जयप्रकाश के साथ और जानने समझने की कोशिश करते हैं पपीते की खेती के बारे में। तो डॉक्टर जयप्रकाश, पपीते की खेती हमारे देश में कहाँ जो है वो हमारे किसान करते हैं, थोड़ा इसके बारे में पहले बताएं। पपीते की खेती मूल रूप से जो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है उसमें होती है, खास करके जो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात में पपीते की खेती बहुत व्यावसायिक रूप से होती है। और आज की तारीख में पूरे दुनिया में करीब 40% पपीता पूरे दुनिया का भारत में ही पैदा होता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम तक में भी खेती होती है। तो इन सारे क्षेत्रों में से खेती होती है, इसलिए इसकी समस्याएं और इसके रोपण का समय अलग अलग है। अगर आप रोपण का समय तमिलनाडु या कर्नाटक के लिए हम कहते हैं कि नवंबर से लेकर जनवरी तक का है, तो वही रोपण का समय जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश के लिए अलग हो जाता है, क्योंकि ये ठंड के प्रति बहुत सहनशीलता नहीं है, बहुत जल्दी इस ठंड से प्रभावित होता है। अगर पानी रुकता तो उससे प्रभावित होता है। तो मानसून और ठंड दो मूल अवरोध होते हैं इसके रोपण में, तो उनका ध्यान रख के हम इसको रोपाई का प्लान करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे कि कैसे हम रोपाई और इसकी खेती में आगे जाएं। बिल्कुल, तो किस तरीके से पपीते का रोपण आप कर सकते हैं, इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, कौन सी अच्छी ऐसी किस्में हैं, कौन सी अच्छी वैरायटीज हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, इसकी खेती के दौरान कौन सी मुख्य ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, सिंचाई प्रबंधन से लेकर तमाम बातें आज यहाँ पर हम डॉक्टर जयप्रकाश से जानेंगे। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप भी हमें भेज सकते हैं। लेकिन पहले देखते हैं इस विषय पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। देश में पपीते का मुख्य रूप से उत्पादन दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पपीता उत्पादन में सबसे आगे हैं। पपीता उगाने वाले मुख्य राज्यों में इसकी रोपाई पूरे साल होती है।
पपीते की रोपाई करते समय विषाणु रोग फैलाने वाले एफिड वेक्टर की संख्या का भी ध्यान रखा जाता है। रोपाई ऐसे मौसम में की जाती है जब एफिड वेक्टर की संख्या प्राकृतिक रूप से कम हो और आगे आने वाले कुछ महीनों में भी कम रहे। इससे विषाणु रोग से होने वाले नुकसान कम हो जाते हैं। पपीते के पौधों के बीच की दूरी 6 फीट यानी 1.8 मीटर बाय 8 फीट यानी 2.4 मीटर या 7 फीट यानी 2.1 मीटर बाय 7 फीट रखनी चाहिए। इससे 1 एकड़ में 900 पौधे लगते हैं। इस तरह 1 एकड़ के बगीचे के लिए 1000 पौधे तैयार होने चाहिए। इसके पौधे 2 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े और 2 फीट गहरे गड्ढे में लगाए जाते हैं। पौधे लगाते समय गड्ढे में 10 किलो गोबर की खाद और 0.5 किलो नीम की खली मिला देना चाहिए। पौधे लगाने के 1 सप्ताह बाद मिट्टी में कवकनाशी से ड्रिचिंग जरूर करानी चाहिए, नहीं तो पौधे की जड़, तना कवक लगने से सड़ जाते हैं। इसके लिए बगीचे की मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। बगीचे की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए रोपाई से पहले हरी खाद वाली फसल जैसे ढेंचा, सनई और मूंग आदि लेनी चाहिए। जल प्रबंधन की बात करें तो पपीते के पौधों का जल प्रबंधन ड्रिप विधि से अच्छे तरीके से हो जाता है। इस तरह पपीते की सही तरीके से खेती और रोपाई करने से आप इसकी अच्छी फसल ले सकते हैं। तो अभी आपने पपीते की खेती के संबंध में देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अब आइए हम हमारे दूसरे विषय के लिए रुख कर लेते हैं डॉक्टर विक्रम का। डॉक्टर विक्रम, अब आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अभी कौन कौन सी रबी की ऐसी मुख्य फसलें हैं जो हमारे किसान भाइयों बहनों के खेतों में लगी हैं और किस तरीके से अभी फिलहाल के लिए उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है। देखिए, रबी में जो प्रमुख फसल है, अगर अन्न की बात करें तो उसमें गेहूँ होता है, जौ होता है। इसके साथ साथ दलहनी फसलें होती हैं जिसमें चना, मटर, मसूर प्रमुख हैं। और तिलहनी फसलों में रबी में जो आपका फसल आती है वो सरसों और अलसी है। ये सारी फसल हैं और इनको जो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि आप ऐसी चीज़ें करें जिससे आपकी फसल रोगग्रसित ना हो और सुरक्षित रहे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए, जो भी कारक होते हैं रोग और बीमारियों के, जो भी, चाहे वो फंगस हो चाहे वो कीड़े हों, ये जब इनका समय फसल ख़त्म हो जाती है तो ये जाकर के मेड़ों पर और खेत के दरारों में बैठते हैं जी। तो कोशिश ये करना चाहिए कि खरपतवार से मुक्त करके रखें अपनी फसल को, तो उससे ही काफ़ी कुछ आपकी बीमारियां रुक जाएंगी और आपके खेत में जो भी चीज़ें पिछली फसल की जो चीज़ें रह जाती हैं, तना जड़ रह जाता है, उसको कोशिश करें कि उसको नष्ट कर दें, जिससे आपके काफ़ी हद तक आपकी रोग और बीमारियों से आपकी अगली फसल बच जाएगी। तो इसका ध्यान अगर रखेंगे तो रोग और बीमारियां बहुत कम आएंगी फसल को बचाव के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर विक्रम, जैसे कि आपने हमें रबी की जो इस वक्त मुख्य फसलें जो हमारे खेतों में लगी हैं उनके बारे में जानकारी दी, तो एक एक फसल को हम लेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से रोग और कीट इनमें लग सकते हैं, कौन से खरपतवार इनमें आ सकते हैं, किस प्रकार के, और कैसे फसल को नष्ट होने से बचाया जाए। ये हमारी जो है वो प्रमुख बात रहेगी। लेकिन पहले देखते हैं इस विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। रबी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उनमें कीट और रोग प्रबंधन करना जरूरी है। सरसों की बात करें तो सरसों में इस समय माहू कीट का प्रकोप होने की आशंका रहती है। इससे बचाव के लिए मेलाथियोन दवा की 1 लीटर या फॉस्फेमिडान 85% की 250 मिलीलीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। वहीं सरसों को सफेद रतुआ रोग से बचाने के लिए एप्रॉन 35 एड डी 6 ग्राम या 22 टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। बीज उपचार के अलावा बुआई के 50 से 60 दिनों बाद रोग के लक्षण दिखाई देते ही फफूंद नाशक दवा रिडोमिल MZ72 WP का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने को फली छेदक से बचाने के उपाय करें।
इसके लिए 5% NSKE या 3% नीम के तेल और जरूरत के अनुसार कीटनाशी का इस्तेमाल करें। अलसी की बात करें तो अलसी को उकठा रोग से बचाने के लिए बीजों को बुआई से पहले थायोफिनेट मिथाइल की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। फसल पर रोग के लक्षण दिखते ही आइप्रोडियोन की 0.2% की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर पर्णीय छिड़काव करें। अलसी को फली मक्खी से नुकसान की आशंका रहती है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सब्जी फसल में टमाटर की बात करें तो टमाटर में फल छेदक का संक्रमण हो जाए तो खराब फलों को तोड़कर अलग कर दें। ज्यादा संक्रमण होने पर 0.1% मेलाथियान या 0.1% थायोडान 15 दिनों के अंतराल पर छिड़कें। तो रबी फसलों में किस तरीके से आप कर सकते हैं रोग और कीट नियंत्रण, इसके बारे में अभी आपने देखी एक विशेष रिपोर्ट। और आपको एक बार फिर से हम बता दें कि अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं पपीते की खेती और उसके रोपण के बारे में। इसके साथ ही हम बात करेंगे रबी फसलों में रोग और कीट नियंत्रण की। इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रश्न आप हम तक पहुंचा सकते हैं और उसके साथ ही ईमेल के जरिए भी आप अपने प्रश्न हमें लिख के भेज सकते हैं। अपने लाइव फोन कार्यक्रम में हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों को शामिल करके उनका समाधान आप तक पहुंचाने की। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर जयप्रकाश का। डॉक्टर जयप्रकाश, अब सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हमारे उत्तर भारत के अंदर, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि पपीते का जब रोपण की बात होती है तो हमारे देश के हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग समय होता है। तो अगर हम बात करें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की, तो यहाँ पर अब इसके रोपण का समय कब है और इसके लिए किस तरीके की मिट्टी का होना आवश्यक है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहला देखें कि पिछले साल भी ठंड देर तक पड़ी थी, इस साल भी ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, तो हम सामान्य रूप से कहते हैं कि आप 15 फरवरी से रोपाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास पूर्वानुमान उपलब्ध है उसके हिसाब से उत्तर भारत के लिए अभी हमें मार्च के पहले हफ्ते से पहले रोपाई नहीं करनी है। मार्च के पहले हफ्ते से लेके आप 20 से 25 मार्च के बीच में रोपाई हम उत्तर भारत में इस साल कर सकते हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ी है और अगले 2 हफ्ते तक ठंड रहेगा। खास करके जब तक तापक्रम आपका रात का 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तब तक रोपाई के लिए उपयुक्त मौसम नहीं है। अब लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आपने जिस खेत का चुनाव किया है उस खेत में जल या पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। किसी भी मौसम में, चाहे बारिश 2 घंटे हो या 4 घंटे हो, किसी भी परिस्थिति में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपके खेत में थोड़ा पानी रुकता है तो उसका एक तरीका ये है कि आप मेड़ बनाकर, बड़ी बड़ी मेड़ बनती है, बंड बनते हैं आजकल, बंड मेकर जैसे ट्रैक्टर से लगे हुए यंत्र भी उपलब्ध हैं, उनकी सलाह से ऊंचा कर लें, उसके ऊपर रोपाई करेंगे तो अगर थोड़ा पानी रुकता भी है तो आपके पौधे पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है, इसी में अगला पक्ष है कि अगर आपको रोपाई करनी है तो आपको निश्चित रूप से ये पता होगा कि आपने पौध तैयार कर लिए। सामान्य रूप से उत्तर भारत में और इवन की पूर्व के हिस्सों में भी अगर आपको रोपाई करनी है तो इसकी पौध जो है जनवरी में आप तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि तापक्रम बहुत कम हो जाता है और पॉली हाउस में भी अंकुरण नहीं होता। ऐसे में हमें पौध तैयार करने के लिए अक्टूबर के महीने में ही हम पौध को तैयार कर लेते हैं और उनको पॉली बैग में या ट्रे में जहाँ भी रहता है उसी में रखते हैं। और इस बीच में, मतलब पिछले जो 10 से 12 हफ्ते बीते हैं, इसमें कोई बढ़वार नहीं होती है पौधे में और वो पौधा बिल्कुल तैयार हो जाता है, हार्ड भी हो जाता है। तो जैसे ही रोपाई करेंगे बहुत तेज़ी से चलेगा। अब यहाँ पर जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी किस्मों का आप चुनाव करेंगे। 2 तरह की किस्में होती हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, जैसे पूसा ड्वार्फ है, पूसा नन्हा है। ऐसी किस्में हैं जिसमें उभयलिंगी पौधे होते हैं और मादा पौधे होते हैं, नर कोई नहीं होता। आजकल ज़्यादातर ऐसे पौधे चलते हैं, उसमें आपको अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है, पूसा पीत है, इन किस्मों का चुनाव करें। इसके अतिरिक्त कुछ निजी क्षेत्रों में भी अच्छी किस्में हैं जो किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी अच्छी किस्में हैं। तो इन किस्मों का आप
चुनाव करें, और अगर आपने पौध नहीं तैयार किया है तो यथाशीघ्र करें, वो भी पॉली हाउस में या पॉली टनल में, क्योंकि ओपन में या खुले में पौध इस वक्त तैयार नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर जयप्रकाश, आपके लिए कुछ प्रश्न भी व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आए हैं, उनमें से एक प्रश्न आइए यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं। पहले ये मनोज जी ने मुजफ्फरनगर यूपी से लिखा है कि पपीते का बीज कौन सा लगाना चाहिए और कहाँ से मिल सकता है, इसके बारे में क्या बताएंगे? हमने जैसे अभी कहा कि किस्मों का नाम बताया कि पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है और पूसा पीत है, अर्का सूर्य, अर्का प्रभात हैं जो लाल गूदे की किस्में हैं। ये हमारा भारतीय कृषि बागवानी अनुसंधान संस्थान हैसरघट्टा बेंगलोर से किस्में हैं और ये काफ़ी अच्छी किस्में हैं और इनका आप बेंगलोर से ही मिलेगा आपको। बेंगलोर इंस्टीट्यूट में एक और अच्छी बात है कि वो ऑनलाइन भी उनसे आप परचेज कर सकते हैं। जो हमने नाम बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, आप डालेंगे आप अपने गूगल में तो आप सर्च से जाएंगे तो वहाँ उनका ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में है, उससे आपको सीधा अवेलेबिलिटी और परचेज दोनों हो सकता है। यहाँ एक प्रश्न आपसे मैं जोड़ना चाहूँगी डॉक्टर जयप्रकाश कि जैसे कि आपने बताया कि बैंगलोर से ये जो है वो उपलब्ध हो सकता है, तो क्या मिट्टी का किसी तरीके का कुछ फर्क या एनवायरनमेंट का किसी तरीके का कुछ फर्क क्या इसमें हम देख सकते हैं? निश्चित रूप से एक फ़र्क होता है, लेकिन जो पपीता मूल रूप से हमारे देश का नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका का है। अमेरिका से हमारे देश में आया है, इतना फैला हुआ है। तो हमें केवल जो पौधा आपका तमिलनाडु या आंध्रा में चलता है वो उत्तर या मध्य भारत में भी चल सकता है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल हमें उसके रोपण का समय और कुछ तरीकों में बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जहाँ से आपका सवाल है मुजफ्फरनगर से, यहाँ मिट्टी थोड़ी भारी है, नमी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ अगर खेती करनी है आपको तो मेड़ बना कर ही करें, क्योंकि गन्ना वाला क्षेत्र है ये, तो बहुत से लोग गन्ने के बीच में भी करते हैं, तो यहाँ मेड़ बना के खेती करें। और अगर आपकी मिट्टी का पीएच जो है वो 6.5 से 7.5-8 तक है तो काफ़ी अच्छा है। 6.5 से 7.5 तो बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और कुछ और सवाल भी यहाँ पर हमें रबी फसलों से संबंधित आए हैं, उनको करेंगे शामिल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पपीते के रोपण के बारे में और उसके साथ ही हम जानकारी हासिल कर रहे हैं रबी फसलों में रोगों और कीट नियंत्रण के संबंध में। हमारे पहले कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं राकेश कुमार जी, जम्मू कश्मीर से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 राकेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? शायद संपर्क जो है वो इनसे टूट गया है। हम कार्यक्रम में अपना जो है वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर विक्रम, आपसे अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है व्हाट्सएप के जरिए। अंकुर सहाय जी आजमगढ़ से लिखते हैं यूपी से कि गेहूं की फसल में पत्ती चूर्ण आसता रोग लगने के मुख्य कारण व लक्षण क्या है और इस रोग की रोकथाम जो है वो कैसे की जा सकती है? देखिए, इसका जो मुख्य कारण है वो फंगस है जो आपकी उसमें लगता है। इसमें जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में पहले पीले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे बड़े होकर के पूरी पत्तियों को पीला करके सुखा देते हैं और इससे आपका जो गेहूं की बढ़वार है वो भी रुक जाती है और ये पूरी तरह से आपका पौधा एक तरह से सूख दिखाई देता है। इसके लिए आपको एक तो ये कि जिन क्षेत्रों में इसका प्रकोप है वहाँ कोशिश ये करें कि ऐसी प्रजातियों का चयन करें जो इससे सहिष्णु ना हो, जिसमें इसमें रोग रोधक क्षमता हो।
बीज का शोधन बहुत ही आवश्यक है। बीज को शोधित करके ही आप बुआई करें। और अगर खड़ी फसल में ये दिखाई दे रहा है तो इस स्थिति में आपको अपने खेतों में जो प्रोपोक्लोनाल है वो 1 ml दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। तो घोल बना के इसका छिड़काव करें। और अगर इसकी समस्या ज़्यादा है तो इस घोल को आप कम से कम 10 दिन के अंतराल पे 2 या 3 बार, जैसी कि इसकी समस्या आपके खेत में जितनी ज़्यादा हो, घोल की संख्या आपको हर हफ्ते या 10 दिन पे 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, तभी आपको इससे निजात मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आया था, उसे हमने शामिल किया। अगले हमारे कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हेलो, कार्यक्रम में बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर विक्रम, आपसे मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि गेहूं की जैसे हमारे, हेलो नमस्कार जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। नाम देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, हमने पपीता लगाए थे, वो उनका ऊपर से पत्ती सिकुड़ के और तना गल के वो पेड़ खत्म हो गई हमारे। कब लगाया था आपने देवेंद्र जी? हमने पपीता लगाए थे और उनके ऊपर से सिकुड़न आ गई और तना गल के पेड़ खत्म हो गए काफी हद में। नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे थे आपने किस महीने में या किस मौसम में लगाया था? ये अगस्त के महीने। जी हाँ, तो उस लिहाज से आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो बारिश का मौसम है और जो ये हाँ समझ गया, एक्चुअली अगस्त में बारिश रहती है, तो बारिश के मौसम में हम सभी किसानों को कहते हैं कि आप पपीता ना लगाएं। मतलब पूरे दुनिया में, पूरे देश में किसी भी कुछ लोगों ने कहीं कहीं लिख दिया है कि हम जून जुलाई कर सकते हैं, लेकिन पपीते की रोपाई बिल्कुल ही ना करें। अगर पपीते की रोपाई करनी है तो फरवरी मार्च का महीना है, अप्रैल के पहले हफ्ते तक कर सकते हैं, या फिर आप अक्टूबर में करें, 15 सितंबर के बाद करें, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो आपकी दवा का भी असर नहीं पड़ेगा। बीच बीच में बारिश होती है खुले खेत में, और बारिश होगी, थोड़ी सी गर्मी होगी, तो आपको तना सड़न, जड़ सड़न, इन सब रोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से मुझे नहीं पता कि आपने मेड़ पर लगाया था, खेत में लगाया था, तो पहली तो सुझाव ये है कि आप आगे से इस मौसम में, या कोई भी किसान जून से लेके अगस्त तक कोई रोपाई पपीते की ना करे, क्योंकि ये मानसून का सीजन होता है, काफ़ी बारिश होती है और बारिश के लिए बहुत ही विकट परिस्थिति होती है पपीते के लिए। ऐसे में आप रोपाई करें 15 सितंबर के बाद। अक्टूबर का पहला दूसरा हफ्ता आपके लिए अच्छा है, नहीं तो पौध तैयार कर लें और 20 फरवरी के बाद, जैसे इस साल ज़्यादा ठंड हो गई तो हम मार्च का पहला दूसरा हफ्ता कह रहे हैं, मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में रोपाई करें, वो बेहतर होगा आपके लिए। बिल्कुल, और यहाँ पे आइए हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर विक्रम का। डॉक्टर विक्रम, जैसे अभी हमारे दर्शक ने व्हाट्सएप के जरिए हमारे को प्रश्न भेजा गेहूं के संबंध में, जौ के बारे में अगर आपसे जानकारी हासिल करना चाहें तो जौ के अंदर कौन कौन से रोग और कीट लग सकते हैं और कैसे नियंत्रण करें? देखिए, जौ एक ऐसी फसल है जो बहुत ही हार्ड होती है और अमूमन उसमें बहुत ही कम रोग और बीमारियां लगती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे जौ को आपको बचाना आवश्यक होता है। एक तो आपका जो एक खैरा डिजीज़ होता है जो जिंक की कमी से होता है, तो वो उसमें क्या होता है, वो गेहूं में भी आ सकता है और आपके इसमें जौ में भी आ सकता है, दोनों में ही इसका प्रकोप दिखाई देता है। जब ये समस्या आती है तो इसमें आप देखेंगे कि पत्तियों में पहले छोटे छोटे धब्बे बनेंगे पीले रंग के, और फिर वो उसका रंग परिवर्तित होकर भूरा और कत्थई रंग का हो जाता है, बढ़वार रुक जाती है, ये बढ़ता ही नहीं है। तो इसके अगर शुरू में ही बुआई के पहले अगर जिंक का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चाहे वो गेहूं हो या जौ हो, कम से कम साल में एक बार, ये हर फसल में आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ पे धान्य वाली फसलें ली जाती हैं, जैसे गेहूं और धान का फसल चक्र अपनाया जाए या धान के बाद जौ का लगाया जाए, तो वहाँ एक फसल में, चाहे वो धान में या फिर गेहूं में, एक फसल में अगर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक का प्रयोग आप कर लें तो आपको इस खैरा डिजीज से, आपको रोग से आपका बचाव हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने नहीं किया है और रोग दिखाई दे रहा है, पत्तियां पीली पड़ के उसका बढ़वा रुक जाएगी, बालियां नहीं आएंगी, बालियां आएंगी तो बहुत छोटी आएंगी, तो ऐसी स्थिति में आपको जिंक का छिड़काव करना पड़ेगा। छिड़काव के लिए आपको ध्यान ये देना है कि खाली जिंक का सीधा सीधा छिड़काव नहीं कर सकते हैं। अगर जिंक का सीधा सीधा पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो उससे आपकी फसल जल सकती है। तो इसमें दो तरीका है। पहला तो ये है कि आप चूने का पानी ले लें, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूने को रात में 10 लीटर पानी में भिगा दें और सुबह केवल पानी को निकाल लें और उसको और जिंक को 600 से 700 लीटर पानी में इसका घोल बना करके और छिड़काव कर दें। अगर खड़ी फसल में आपको जिंक की कमी दिखाई दे रही है, खैरा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो आप इसका छिड़काव करके इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ आपसे मैं और जानना चाहूँगी कि हमारी फसलों के अंदर किसी तरीके के रोग और कीटों का प्रकोप ना हो, तो क्या फसल की बुवाई करते टाइम कुछ ऐसा इंतजाम किया जा सकता है जिससे कि रोगों और कीटों के प्रकोप को बचाया जा सके या फिर कम किया जा सके? जैसे कि हम बात करते हैं बीजों के को दवाइयों के साथ वो करने के लिए, हाँ। लेकिन और भी कोई क्या जैविक तरीका है जिसको अपनाया जा सकता है? देखिए, इसमें जो रोग और बीमारियां हैं, बहुत सीधी सी बात है। जो भी इसके कारक हैं या तो वो ज़मीन में होते हैं या फिर वो बीज से आपके फसल में आते हैं। तो इन दो चीज़ों को अगर हम स्वस्थ बना लें, शुद्ध कर लें, तो रोग और बीमारियों से बचा जा सकता है। ज़मीन को, चूँकि इस समय तो फसल खड़ी हुई है तो इस समय नहीं, लेकिन आगे के लिए किसान भाई ये ध्यान दें कि अगर गर्मी में, क्योंकि क्या होता है कि जो भी कीड़े हैं उनके जो अंडे होते हैं वो ज़मीन में ही होते हैं और जब जो चाहे वो फंगस के स्पोर्म हो, ये सब ज़मीन में पड़े होते हैं और जब उसकी फेवरेबल फसल जिसका वो होस्ट है उसको जैसे ही लगता है फिर वो उसमें काम करना शुरू कर देता है। तो अगर गर्मी में गहरी जुताई कम से कम 2-3 साल में एक बार कर लें और उसमें हरी खाद को मिला लें तो ये एक काम हो जाएगा। दूसरा, जो खरपतवार की बात करते हैं, तो खरपतवार, अगर किसान खरपतवार नियंत्रण भी करता है तो केवल अपनी फसल का खरपतवार नियंत्रण करता है, खेत के बीज का। विक्रम, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे कॉलर जो हैं वो जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सुभाष चंद्र जी जम्मू कश्मीर से, उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 सुभाष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम, मैं जम्मू कश्मीर सरोवर बड़ी ब्राह्मणा का रहने वाला हूँ, तहसील बिश्नाह, डिस्ट्रिक्ट जम्मू है जी। तो मैं पपीते के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ कि मेरा मन बना कि मैं पपीता लगाऊं, इधर होता है या नहीं होता है? बिल्कुल, पपीते के बारे में जानना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम बोला ना जी। अब चूंकि आप पहाड़ों के बहुत पास हैं, आपके क्षेत्र में काफ़ी पाला पड़ता है और उसमें पपीता का जो फसल चक्र है 14 से 16 महीने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप अपने घर के आसपास 2-4 पौधे अपने शौक के लिए कर सकते हैं, लेकिन फसल के रूप में वो रिकमेंडेड एरिया नहीं है। उस क्षेत्र के लिए पपीता एक अनुकूल फसल नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर एक और व्हाट्सएप के जरिए भी प्रश्न आया है डॉक्टर जयप्रकाश आपके लिए, और ये लिखते हैं बरेली से अजय कुमार सिंह जी, और वो पूछते हैं कि पूसा संस्थान की पपीते की क्या कोई लाल गूदे की वैरायटी है, तथा नर्सरी में बुआई का समय जो है वो क्या है? अभी पूसा संस्थान की लाल गूदे की कोई किस्म नहीं है, तथा पीले गूदे की किस्म है हमारे पास। और दूसरा, जैसे हमने पहले भी कार्यक्रम में कहा था कि अर्का सूर्य, अर्का प्रभात, ये किस्में हैं जो ICR या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के ही एक संस्थान जो बंगलौर में बागवानी अनुसंधान संस्थान है उसकी किस्में हैं, उनका वो चयन कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी किस्में हैं जो बाहर से आई हैं, निजी क्षेत्रों में भी हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं खेत में, उनका चुनाव कर सकते हैं। अब रही बात, अगर पौध तैयार करना है, हमने पहले कहा था कि अगर आपको फरवरी और मार्च के महीने में रोपाई करना है तो आपको पौध तैयार करना, क्योंकि ग्लास हाउस सामान्य रूप से किसानों के पास नहीं है और पपीते की बहुत पहले से आप तैयारी भी नहीं कर सकते हो, तो बेहतर होगा कि आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही पॉली हाउस में पौध तैयार कर लें और पॉली बैग में तैयार करें, प्रूट ट्रेज में नहीं, क्योंकि प्रूट ट्रेज छोटा होता है, इतने दिन उसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आप पॉली बैग में करें और सितंबर और अक्टूबर के महीने में पौध तैयार करें। वो पौध आपकी दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते तक
15 से 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। उस पौध को ऐसे ही रखें और आगे जाके उसकी रोपाई कर दें। लेकिन अगर आपको सितंबर और अक्टूबर में रोपाई करना है तब आपको पॉली हाउस के अंदर में जुलाई के महीने में आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी और वो 50 से 60 दिन के बीच में वो पौध तैयार हो जाती है, उसकी आप रोपाई कर सकते हैं। एक यहाँ और कवर करना चाहूँगा, जो हम पीछे गए थे कि हम जो राजस्थान के कॉलर थे कि वो जो रोग आता है जिसको हम कॉलर रॉट, रूट रॉट, तना या जड़ सड़न कहते हैं, उसके लिए बेहतर तरीका होता है कि आप एक तो उस मौसम में रोपाई ना करें और जब आप पौध तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, उसी समय आप ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद आता है जो बहुत से लोग प्रयोग भी करते हैं, बहुत से किसान, तो उसका प्रयोग करें। और अगर आपको 1000 पौधा तैयार करना है तो लगभग 1 केजी ट्राइकोडर्मा आपके लिए पर्याप्त होगा। उसकी खाद में मिला लें और शुरू से ट्राइकोडर्मा पौधे के साथ में रहेगा तो तना और जड़ सड़न की समस्या बहुत ही कम आएगी। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर प्रकाश जी इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर गुजरात से, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो This call is now being recorded. हेलो हेलो प्रकाश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए जल्दी से, अपना क्या पूछना चाहते हैं? हमारे यहाँ कौन से पपीते लगा सकते हैं खेती? पालनपुर गुजरात से बात कर रहे हैं आप। पपीता जानना चाहते हैं कि वहां पर लगा सकते हैं नहीं, और या फिर लगा सकते हैं तो कौन सी वैरायटी? हाँ बिल्कुल जी। प्रकाश जी, पालनपुर में पपीते की खेती सीमित मात्रा में होती भी है, आपके यहाँ खेती हो सकती है क्योंकि आपके यहाँ फसल प्रबंधन बहुत ही अच्छा है और अच्छे से किसान इन्वेस्ट भी करता है, तो आप अर्का प्रभात का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्रों की कुछ किस्में हैं, वो भी उस क्षेत्र में होती है आपके, उनका चुनाव कर सकते हैं। लाल गूदे की किस्म ज़्यादा लोकप्रिय है तो लोग और जो हमारा उपभोक्ता है उसको ज़्यादा पसंद है मिठास के चलते, और थोड़ा सा हार्वेस्टिंग के बाद सेल्फ लाइफ अच्छी है तो उसके चलते आप इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और आपके लिए रोपाई का समय रहेगा सितंबर अक्टूबर का महीना, नहीं तो फिर आप मार्च का पहले हफ्ते में या फरवरी के आखिरी हफ्ते में, क्योंकि आपके यहाँ थोड़ी सी गर्मी जल्दी हो जाती है दिल्ली या उत्तर प्रदेश की तुलना में, तब आप फरवरी में लास्ट में रोपाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पपीते के रोपण के बारे में और रबी फसलों में रोग और कीट नियंत्रण के। हमारे अगले कॉलर आनंद प्रताप सिंह जी गोंडा उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हाँ जी, नमस्कार मैम। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? ये हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पपीते की कौन सी वैरायटी लगावे हैं तो ज्यादा उपयुक्त हो और किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर जयप्रकाश क्या बताएंगे? क्योंकि आप गोंडा से हैं तो गोंडा में जब भी आप लगाएं, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है तो गोंडा पे फोकस करते हैं। गोंडा में थोड़ा जल निकास की समस्या है, तो आप जब भी गोंडा में रोपाई करें तो मेड़ों पर करें, मेड़बंदी करके उसको रेज बेड जिसको कहते हैं उस पर करें। दूसरा है कि आप अर्का प्रभात भी चुनाव कर सकते हैं, कुछ निजी क्षेत्रों की किस्में हैं उनका चुनाव कर सकते हैं, पूसा नन्हा का कर सकते हैं, तो ये किस्में आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जब भी रोपाई करें तो रेज्ड बेड पे करें, मेड़ बनाकर करें, अन्यथा आपके यहाँ पहले पौधा चल जाता है, बाद में काफ़ी समस्याएं आती हैं। काफ़ी किसान हैं जो पीछे हमारे निजी रूप से या संस्थान के थ्रू हमारे कांटेक्ट में थे, उनको समस्याएं आई थी, इसलिए हम आपको ये सलाह दे रहे हैं।
बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम जी, अब आपसे हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे दलहनी फसलों के संबंध में। तो चना मटर मसूर के बारे में अगर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त जैसे हमारी चना और मटर की फसलें खेतों में लगी हैं, तो उनमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं और कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं किसान, जिससे आर्थिक नुकसान ना पहुंचे उन्हें? देखिए, चना मटर मसूर और इसमें एक खरीफ की भी दलहन जो अरहर है, ये भी खड़ी है। इन सभी में जो सबसे ज़्यादा नुकसान आता है वो आता है इसका उकठा का, बिल्ड जिसे कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि पत्ती जो पौधा है, पौधों की जड़ों में ये फंगस जो है घुस जाता है, जाइलम और फ्लोएम में जा कर के उसका रास्ता बंद कर देता है, जिससे ज़मीन के नीचे से जो भी पोषक तत्व तो पौधा लेता है वो बंद हो जाता है और फिर पौधा आपका सूख जाएगा, चाहे वो अरहर हो, चाहे वो चना हो, मटर हो, मसूर हो। सभी दलहनी फसलों में इसका प्रकोप देखने को मिला है। इसकी पहचान के लिए अगर आप इसके पौधे को उखाड़ करके जड़ को बीज से फाड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें भूरे रंग के जालियाँ बनी होंगी, मतलब पूरा जड़ अंदर से भूरी हो जाएगी। तो उकठा से बचाव के लिए पहले तो ये है कि आप बीज शोधन करें और बीज शोधन के साथ भूमि शोधन भी करें। और अगर नहीं है, बीज में अगर आ रहा है तो ट्राइकोडर्मा जो है वो आप 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके 10 दिन रख लें और उसके बाद उसको खेत में डाल करके उसमें सिंचाई कर दें, तो आपको उकठा से बचाव हो पाएगा। इसके साथ साथ जो चना और मटर और मसूर में सबसे ज़्यादा नुकसान, अरहर में भी सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो गिडार होता है, फली भेदक गिडार, जो फलियों के बीच में घुस करके और उनके दानों को खा जाता है। तो अगर तापमान ज़्यादा ठंडा रहेगा तब इसका प्रकोप आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा शुरू होगा इसका प्रभाव दिखाई देगा और दानों को ही खा जाएगा, आपको खाली फलियां मिलेंगी। इससे बचाव बहुत आवश्यक है। इसके लिए जैविक अगर आप करना चाहते हैं तो NPV आता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस आता है, ये भी एक वायरस है और ये 250 मिली का पेस्ट आपको प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर दें। और अगर आप जैविक दूसरा तरीका नीम का ऑयल का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रकोप ज़्यादा है, ये जैविक प्रकोप जो है बहुत कम अगर है, थोड़ा शुरुआती स्टेज में अगर आप बचाव कर लें तभी बचाव होगा। अगर प्रकोप ज़्यादा है तो ऐसे में रासायनिक पे आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो कीड़े मारने वाली दवाएं हैं, साइपरमेथ्रिन दवा है, इसकी 3 लीटर मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके आप इसका छिड़काव कर दें तो आपका इससे बचाव हो पाएगा। बिल्कुल। इसके साथ हमारे अगले कॉलर लाल सिंह बेनीवाल जी हनुमानगढ़ राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाल सिंह जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैं जितने पपीता लगावा में माथा बंदी है। फिर से कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? अपना एक बार प्रश्न फिर से दोहराएं। मैडम माथा बंदी है जी, पपीता में कोई समस्या और ठीक है। जितना समझ पा रहे हैं वो ये है कि जितना समझ पा रहे हैं वो ये है कि पपीते का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें किसी तरीके का रोग लग गया है। नहीं, रोग नहीं, माथा बंदी मिर्च में आवे जो माथा मरोड़िया रोग है। समझ गया। ठीक है जी। और जी डॉक्टर जयप्रकाश क्या बताएंगे? हाँ लाल सिंह जी, आपके यहाँ लीफ कर्ल वायरस, जिसको मरोड़िया रोग कहते हैं पपीते का, वो आ रहा है और ये सफ़ेद मक्खी से फैलता है। और सफ़ेद मक्खी का जो सक्रिय समय है वो जून के आखिरी हफ्ते से लेके 15-20 से सितंबर के बीच में रहता है। तो हमें ज़्यादा सावधानी उस समय बरतनी चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि आप जब भी पपीता लगाएं तो उसमें खरपतवार ना टिकने दें। इसलिए आपने जो अभी रिपोर्ट देखी होगी, सब में देखा होगा कि आपने अच्छे से मल्च लगा हुआ है। आप पॉलीथीन सीट का पूरा मल्च लगा होता है, बीच में कोई खरपतवार नहीं होता, क्योंकि मूल रूप से पपीते के पत्ते का रस चूसने का बहुत ज़्यादा इच्छा
वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी की नहीं होती, लेकिन खरपतवार में रहती है तो वो इसके ऊपर भी आती है। इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो समस्या आपको आएगी। पहला काम है कि आप खरपतवार से फ्री रखें। दूसरा है कि अगर जिस पौधे में जैसे ही आपको रोग दिखाई पड़े उस पौधे को आपको जड़ समेत हटा के कहीं थोड़ा दूर ले जाके मिट्टी में नीचे दबाना पड़ेगा, नहीं तो रोग उससे फैलता है। और तीसरा है कि इन मौसम में जो हमने कहा जुलाई से लेके सितंबर, इसमें आप 2 से 3 बार नीम का तेल आता है, वो आपके राजस्थान में काफ़ी मिलता भी है, पैदा भी होता है, उसकी आप 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में या जल में घोल कर छिड़काव करें और 3 हफ्ते के अंतराल पर 2-3 बार कर लेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। यहाँ पर एक और हमारे पास फोन कॉल आ गया है, उसको आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सर्वेश कुमार जी ने हमें फोन किया है, शैलेश कुमार जी ने हमें फोन किया है उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो, फोन लाइन जो है उनके साथ हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास एक प्रश्न आया है। डॉक्टर जयप्रकाश ये लिखते हैं, अजीत जी सांगली महाराष्ट्र से, वो ये कहते हैं कि पपीता 15 नंबर क्या है और पपीते को पहले 3 महीने में नाइट्रोजन कितना लगता है या अज़ाटोबैक्टीरिया का यूज किया जा सकता है? ये एक निजी क्षेत्र की किस्म है, तो कार्यक्रम की अपनी सीमाएं हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन निजी क्षेत्र की किस्म है। किस्म ठीक है और किसानों के बीच में ठीक चल रही है। और दूसरा सवाल हिस्सा क्या था? वो ये जानना चाहते हैं कि क्या पहले 3 महीने में नाइट्रोजन कितना लगता है या अज़ाटोबैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? एज़ोटोबैक्टर से बेहतर है कि आप प्रयोग करें माइकोराइजा का और ट्राइकोडर्मा का। ये दोनों आपको न्यूट्रिएंट के अपटेक में हेल्प करेगा और जो रोग आता है उससे भी बचाएगा, और जो जड़ की बढ़वार है वो बेहतर होती है। एज़ोटोबैक्टर का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर रिजल्ट आपको माइकोराइजा और इसके साथ मिल जाएगा। ट्राइकोडर्मा करेंगे तो आप करने में कोई हानि नहीं है। और तीसरी बात जो आपने पूछी कि कितना नाइट्रोजन लगेगा, पपीता को पूरे जीवन भर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं तो हम इसको 40 हिस्से में बांटते हैं, अगर आप सामान्य खेती कर रहे हैं तो हम 4 हिस्से में बांटते हैं। तो पहले 3 महीने के लिए आप समझ के मन की आपको 90 ग्राम यूरिया लगेगा, पहले 3 महीने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, जो आप शुरुआत में ही रोपाई के समय डालते हैं। इसके बाद फिर हम इसी मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करते हैं 60 दिन के अंतराल पर 4 बार। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर मौजूद हैं फोन लाइन पर, कैमूर जी बिहार से, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। आइए। हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछे कैमूर जी, क्या जानना चाहते हैं? हम से बचाव के लिए क्या कौन सा दवा ठीक है? प्रश्न एक बार फिर से दोहराइए, हम तक आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। सरसों में माहू कीट का बचाव और जैविक बचाव, जैविक सरसों में माहू कीट का प्रकोप हुआ है? हाँ बिल्कुल, सरसों में माहू कीट, बिल्कुल जैविक का आप उपचार चाहते हैं। सरसों में माहू कीट का प्रकोप हुआ है, डॉक्टर विक्रम जैविक उपचार बताइए। देखिए, सरसों में माहू का प्रकोप अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो माहू का प्रकोप बहुत तेज़ी से आएगा। और अगर फसल आपकी फलियां बन चुकी हैं, कहने का मतलब इसीलिए कहा जाता है कि सरसों को आप समय से बुआई कर दें। अगर इस समय आपकी फलियां बन गई हैं तो माहू का कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली चीज़। लेकिन अगर फूल की अवस्था में है और फलियां अभी बनना शुरू हो रही हैं तो ये बहुत तेज़ी से इसका नुकसान होता है और आपके जो पैदावार है कभी कभी तो ये 40 से 50% तक पैदावार कम कर देता है। इसके जो जैविक की बात करें, इसके बचाव के लिए हालांकि बहुत ही आसानी से इसका नियंत्रण भी हो जाता है। तो आपको जो नीम का तेल है, नीम के तेल को 5 ml नीम का तेल और 1 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना करके इसका आप छिड़काव कर देंगे तो आपका जो माहू है इसका प्रकोप खत्म हो जाएगा। लेकिन जैविक, मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि जैविक तभी काम करेगा जब आप अपने खेत पे बराबर जाएं और उसको देखें। जैसे ही इसका प्रकोप शुरू हो, एक पौधे में 10 से 12 माहू अगर दिखाई दे रहे हैं
तो आपको तुरंत इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। 1-2 से लेकर 10 तक अगर दिखाई दे रहे हैं तब तो आप इसका प्रयोग कर लें। दूसरे और भी जैविक हैं, आपको नीम का पत्ती को उबाल करके आप 1 किलो नीम की पत्ती को 2 लीटर पानी में उबालें और पानी वो आधा रह जाए, उसको भी पानी में 1/2 के रेशियो में पानी में मिला करके आप उसका भी छिड़काव कर दें तो भी आपके माहौल से बचाव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, अगर एक पौधे पे आप देखें 10 से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत छोटा कीड़ा है, 10 से ज़्यादा इनकी संख्या हो रही है तो आपको फिर रसायन पे आना ही पड़ेगा। रसायन में फिर रोगार है या इमिडाक्लोपिड है, ये दवा का आपको छिड़काव करना पड़ेगा या फिर मेलाथियान का बुरकाव करना पड़ेगा, तभी आपका नियंत्रण हो पाएगा। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर बादल सिंह जी श्री गंगानगर राजस्थान से मौजूद हैं, फुल लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 बादल सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि हमारे पपीते लगे हुए हैं, उनके ऊपर वाले पत्ते जल गए हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर जयप्रकाश, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपका पौधा क्या 3 महीने पुराना है या 8-10 महीने पुराना है? पौधा करीबन 15 महीने पुराना है। 15 महीने पुराना। 15 मतलब खड़ी हुई फसल है। एक्चुअली बादल जी, समस्या यही है कि ये श्री गंगानगर में भी काफ़ी कम तापक्रम रहा होगा पिछले 3-4 हफ्तों में। जनवरी के महीने में जब भी तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगा तो पपीते में पत्ते थोड़ा किनारे किनारे जलेंगे और गिर भी जाएंगे, सूख भी जाएंगे, कई बार मरने जैसी सिचुएशन होती है, ज़्यादा पाला पड़ गया। बचने का तरीका ये है कि आप सल्फर जो है, जो वेटेबल पाउडर के रूप में आता है, उसको लीजिए और 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कीजिए। आप इस मौसम में 2 से 3 बार अगर आप इस ड्रिप को बंद करके हल्का फ्लड इरिगेशन भी कर दें तो वो भी अच्छा है। इसके अलावा एक सैलिसिलिक एसिड आता है, आप उसका भी 100 ppm का छिड़काव कर सकते हैं 2 से 3 बार 21 दिन के अंतराल पर। उससे भी इसमें आपको पौधों को जाड़े से बचाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं पपीते के रोपण के बारे में और उससे संबंधित तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही रबी फसलों में रोगों और कीटों का किस तरह से आप नियंत्रण कर सकते हैं, इसके संबंध में भी तमाम जानकारियां हम हासिल कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश और डॉक्टर विक्रम सिंह। ये आपके प्रश्नों के उत्तर भी जो है वो लगातार दे रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर विक्रम, हमें एक प्रश्न हरिशंकर जी ने भेजा है उत्तर प्रदेश से व्हाट्सएप के जरिए, और वो ये पूछते हैं कि मेरे खेत में सरसों कट चुकी है, क्या मैं ग्रीष्मकालीन सोयाबीन, तिल या धान इनमें से कौन सी फसल ले सकता हूँ? उत्तर प्रदेश में कहाँ से उन्होंने ये मैसेज भेजा है ये उन्होंने नहीं लिखा। देखिए गिरीश कुमार जी, आपको मैं बता दूं कि धान जो होता है, जो गर्मी का धान है, वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि जो आपका पानी है, अगर आपके क्षेत्र में, चूँकि यूपी में आप किस क्षेत्र से हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में लो लैंड एरिया है, अगर पानी भरा रहता है, क्योंकि तीनों फसलें अलग अलग, जो एक दलहन है, एक तिलहन है और एक आपका धान्य फसल है, तो अगर आपका एरिया उस क्षेत्र में आता है जहाँ पे पानी की समस्या नहीं है, जल भराव की स्थिति है, वहाँ पे आप धान ले सकते हैं।
जिसको बोरो राइस कहते हैं, उसका आप पैदावार ले सकते हैं। लेकिन अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन यूपी में बहुत अधिक उसका अभी तक वो नहीं होता है। लेकिन अगर आप तिल की बात करें तो गर्मी की तिल बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि गर्मी में बरसात नहीं होती है। बरसात ना होने की वजह से जो तिल की सबसे बड़ी समस्या आती है खरीफ मौसम में, वो आती है जल से, पानी से उसका सड़ जाना। तो गर्मी में आप तिल बहुत अच्छी काट सकते हैं, लेकिन अभी आप तुरंत इसकी बुआई नहीं करेंगे। जो बुआई करेंगे 15 फरवरी के बाद, क्योंकि अभी अगर आप बुआई करेंगे तो तापमान कम होने की वजह से जमाव अच्छा नहीं होगा। 15 फरवरी के बाद आप तिल की खेती कर सकते हैं। इस तिल में खरीफ से अच्छी पैदावार होती है, जो कि पानी से बचाव होता है, कीड़ों से भी बचाव होता है। तो तिल आपके लिए सबसे अच्छा होगा अगर जल भराव की स्थिति वाले क्षेत्र से आप नहीं हैं तो। बिल्कुल, और आपके प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर जो है वो मिल गया है। इसके साथ ही हम डॉक्टर विक्रम आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, क्योंकि हम रबी फसलों में रोग और कीट नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी सह फसली क्रॉप्स जो है वो हम अपनी रबी फसलों के साथ, या कहें हम अपनी तिलहनी या फिर ये जो हमारी ये फसलें हैं, इन दलहनी फसलों के साथ कौन कौन सी ऐसी सह फसली खेती कर सकते हैं जिससे रोगों और कीटों के नियंत्रण को बचाया जा सके? हाँ, ये बहुत ही जो है अच्छा प्रश्न है। सहफसली खेती फायदेमंद होती है। चने के बीच में आप अलसी की खेती कर लें तो आपको दोनों फसलों में आपके कीड़ों की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सरसों के बीच में, गेहूं के बीच में सरसों की सहफसली खेती किसान करते हैं, लेकिन सहफसली खेती करते समय ध्यान ये देना है किसान भाई, सहफसली खेती की जगह मिलवा खेती कर देते हैं तो उसमें समस्या आती है। तो आपको गेहूं के साथ सरसों की सहफसली खेती अगर आप करते हैं तो 10 लाइन आपकी गेहूं के बीच में 1 लाइन सरसों की अगर आप बोएंगे तो आपको सरसों का भी फ़ायदा मिलेगा और आपका ये भी मिलेगा, गेहूं का भी फ़ायदा मिलेगा, और काफ़ी हद तक रोगों से भी आपको बचाव मिलेगा, क्योंकि जो सरसों के कीट हैं वो गेहूं में उसका अटैक नहीं होगा और आपके दोनों फसलों का बचाव होगा। लेकिन सहफसली खेती करते समय ध्यान ये देना है कि जो कतार से कतार के बीच में सहफसली खेती कर रहे हैं वही करें, मिलवा खेती बिल्कुल ना करें, क्योंकि मिलवा खेती में क्या होता है कि सरसों आपकी पहले पक जाएगी और गेहूं आपका देर में पकेगा, तो आपका गेहूं भी नुकसान होगा और सरसों का भी नुकसान होगा, और सरसों की फलियां बहुत जल्दी से झड़ती हैं। अगर आप समय पर उसे नहीं काटेंगे तो वो आपके खेत में झड़ जाएंगी और फिर अगले साल वो एक तरह से आपके लिए खरपतवार का काम करने लगेंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाएगी कि आपके गेहूं की फसल को ही वो पूरी तरह से चौपट कर देंगे। बिल्कुल, तो इसका ध्यान आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब यहाँ पर चलते चलते डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि पपीते का रोपण करने के बाद जो हमारे किसान हैं वो सिंचाई कब करें और कितने समय के अंतराल में करने चाहिए? देखिए, मूल रूप से पपीता एक सिंचित क्षेत्र की फसल है, तो हमारी सलाह भी होगी कि आप पपीता अगर कर रहे हैं तो उसकी देखभाल पूरा वैसे ही करें जैसे आप सब्जियों की करते हैं। तो सिंचाई का समय तो बदलता रहेगा, लेकिन अगर आप टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपके पास है तो आपको 3 से 4 दिन पे सिंचाई करनी होगी। जब तक पौधा आपका पहले 40 दिन में है तो सप्ताह में 2 दिन सिंचाई से काम चलेगा, लेकिन जैसे ही आपका अप्रैल का महीना आ जाएगा आपको हफ्ते में 2 बार सिंचाई करनी पड़ेगी टपक सिंचाई पद्धति से। अगर आपके पास बेसिन सिस्टम है या आपने फरों में किया हुआ है तब आप 10 से 12 दिन पर सिंचाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर विक्रम, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां विषयों के संबंध में दी और हमारे दर्शकों के प्रश्नों का भी समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ आइए आपको बता दें कि हमारा अगला हेलो किसान कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। तो अगली बार अपने हेलो किसान कार्यक्रम में हम बात करेंगे सर्दियों में पशुओं के प्रबंधन के बारे में, और साथ ही बात होगी सर्दियों में भेड़ बकरी के रखरखाव की। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो पहले से आप हमें ईमेल के जरिए अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com।
और अगर आप चाहें तो आप अपना प्रश्न हमें रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है दूरदर्शन किसान कॉल सेंटर का, वो है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। और इसके साथ ही अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर भी आप हमारे हेलो किसान कार्यक्रम को दोबारा से देखकर तमाम जानकारियां एक बार फिर से विषय से संबंधित हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।